हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और बहुत सारा ज्ञान आप इस सोशियोलॉजी सीरीज़ से भी ले रहे होंगे। हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी कर रहे हैं, इस चैप्टर को अभी कर रहे हैं हम। कल हमने एलीट जो क्लासिकल एलीट थ्योरी जो थी उसको किया था। आज हम प्यूरलिस्ट थीसिस ऑफ पावर और कम्युनिटी पावर थीसिस के बारे में जानेंगे। इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं आज। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, दिस थ्योरी अरोज अगेंस्ट द एलीट थ्योरीज एंड इट in a way try to defend the modern institutions like democracy to certain extent, as the elite theorists didn't make any distinction between democracy and other political forms of governance. तो कह रहे हैं ये जो थ्योरी आई यानी कम्युनिटी पावर थीसिस जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये किसके अगेंस्ट आई, किसके अगेंस्ट खड़ी हो गई आकर के? एलीट थ्योरी के अगेंस्ट। और इसने बहुत सारे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को डिफेंड किया है ना। और क्या किया इसने? डेमोक्रेसी जैसे शब्दों को, या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अपार्ट एक तरह से एक आप जैसे अरिस्टोक्रेसी होती है ना, अदर फॉर्म्स ऑफ रूलिंग जिसे कह सकते हैं, शासन जैसे होता है। और डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे जनतंत्र है, यानी कि लोगों का शासन है। लेकिन आप समझ ही पा रहे हैं कि ये कितना विकृत होते होते कहाँ तक पहुँच गया है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। But at the same time, this theory also recognizes the place of elites in a democratic framework instead of totally rejecting them. तो कह रहे हैं ये थ्योरी पूरी तरीके से एलिट को रिजेक्ट नहीं करती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में बता रहे हैं कि इसको रिजेक्ट करना संभव भी नहीं है। सो वाइल एलिट थ्योरिस्ट सी elitism incompatible with a democracy, pluralist thesis argued that they are both compatible. तो डेमोक्रेसी का एलिटिज़म से बहुत ज़्यादा कह सकते कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जो प्यूरलिस्ट थीसिस है इसके साथ हो जाती है। दे बोथ आर कंपैटिबल। प्यूरलिस्ट का मतलब ही है कि जहाँ बहुत सारे विचार हों, बहुत सारे धर्म हों, ये सारी चीज़ें ना, मतलब एक तरह से वहाँ पे किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया जाता है, वहाँ सब कुछ स्वीकार हो जाता है, ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज ऑफ 21st सेंचुरी, प्रेशर ग्रुप्स आर प्रैक्टिकल एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ द प्यूरलिस्टिक थ्योरी। समझ गए? Pluralist or the pluralist thesis challenge the main elitist contention that a society is marked by the existence of single center of political power. It is in contrast to elite and Marxist theorists who argue that power is concentrated in hands of a few. देखिए, अभी भी डेमोक्रेसी ज़रूर है, मेरा ये मानना है, पावर तो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन बाकी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस हैं उनसे तो बेटर है ही डेमोक्रेसी, इसीलिए ये चल रहा है, ठीक है। तो ये आया ये जो प्यूरलिस्ट थ्योरी आई पावर की, ये किसके कंट्रास्ट में आई? जो एलिट थ्योरी थी और जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी उसके एक तरह से कंट्रास्ट में आई। दिस थ्योरी इज़ अ बिड to explain the power distribution in modern democracies, especially Western democracies. Modern democracies have dispersed sources of power. They argue that in a society there are multiple centers of political power. तो बता रहे हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, पावर का डिस्पर्जन हो चुका है। वो आर्ग्यू करते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल सेंटर्स बन चुके हैं पॉलिटिकल पावर के, ठीक है। It begins by an observation that industrial society is increasingly differentiated into various social groups and sectional interests. They are diversified occupation. There are आप सभी को पता है बहुत सारे occupations आ चुके हैं, है ना। And power is held by each. तो और सभी के पास power है अपना अपना। Formation of groups like trade unions, pressure groups and professional associations also complicate the situation. Absence of a single dominant group leads to bargaining and compromising. जब कोई एक कह सकते हैं एक कोई डोमिनेंट ग्रुप नहीं होता है तो फिर वहाँ पे आपको बार्गेनिंग और कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। Since different groups cannot vie for power collectively, they feel their
representatives who acts as elites, and presence of such multiple elites creates situation of elite pluralism. Government acts like a broker to mediate between different elite groups, and according to Raymond Aron, government becomes a business of compromise. Robert Dahl was one of the proponents and pioneers of this perspective. Robert Dahl argued that the elite theory confuses पोटेंशियल कंट्रोल विद एक्चुअल कंट्रोल. तो ये इनका मत है रॉबर्ट डेल का कि जो एलिट थ्योरी है एक तरह से वो कंफ्यूज करती है जो पोटेंशियल कंट्रोल, यानी कि पोटेंशियल का मतलब है जो एक तरह से उसमें छुपा हुआ जो होता है ना कंट्रोल, और एक्चुअल कंट्रोल के बीच में जो एक्चुअल कंट्रोल है और जो छुपा हुआ कंट्रोल है उसके बीच में कह रहे कंफ्यूज करता है. इन हिज एम्पेरिकल स्टडी, इनकी किताब का नाम है हु गवर्न्स 1961, ही फाउंड दैट लोकल पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस ऑफ बार्गेनिंग एंड compromise with no single group dominating the decision making. He used his decision making model in political decision making process and showed that economic factors are not the sole factors in decision making. तो इनका कहना है कि इकोनॉमिक फैक्टर केवल एकमात्र कारण नहीं है डिसीजन मेकिंग में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको लेकर के ही हम डिसीजन या गवर्नमेंट या कोई भी रूल जो चल रहा होता है वो डिसीजन लेते हैं. आर्नल्ड एम्ब्रोज इन हिज द पावर स्ट्रक्चर, इनकी किताब का नाम है आर्नल्ड एम्ब्रोज की द पावर स्ट्रक्चर 1967, ऑल्सो इकोज similar views as Dell's and gives a multiple influence hypothesis. He goes on one step further and argues that economical and political elite don't work hand in glove as proposed by Mills. Karl Mannheim argues that though a policy may be seemingly formed by the purported elite, but in a democracy there are various pulls and pressures that actually shape policy. People make their aspirations expressed at regular intervals, including at elections, which keep the elites in check. तो कह रहे हैं कि इस पूरे थ्योरी में ये बता रहे हैं कि कार्ल मैनहाइम आर्ग्यू कर रहे हैं कि पूरा जो पॉलिसी बनता है पूरा कंट्रोल तो एलिट का नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शंस होते रहते हैं, उसमें जो मासेस हैं वो अपने जो पावर है वोट करने का उसको यूज़ करके वो एलिट्स को चेक में रखते हैं, यानी कंट्रोल में रखते हैं, यानी उनके पास ऑप्शंस होते हैं, आज इनको वोट कर रहे हैं कल किसी दूसरी पार्टी को भी कर सकते हैं. इस तरह से एक किसी का कंट्रोल नहीं रहता है. अकॉर्डिंग टू एंथनी डाउन्स इन हिज एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957, इनकी किताब का नाम है एंथनी डाउन्स की. ठीक है. As the producers and consumers defend their interest in the market, trade unions, association, etc. play similar roles in politics to defend the interest of their members and workers. तो कह रहे हैं जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं, इसी प्रकार ट्रेड यूनियंस हैं ना, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, वो सिमिलर रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में. ठीक है, ताकि वो मेंबर्स के और वर्कर्स के इंटरेस्ट को डिफेंड कर पाएँ, है ना. Multi-party political democracies like India are also an example of similar contention. Public in their respective constituencies directly influences the respective political parties. अब देखिए जो जिस constituency में है जो वोटर है वो एक तरह से कंट्रोल में रखता है, वहाँ से जो लड़ रहे होते हैं प्रत्याशी या जो भी बन चुन कर आते हैं उनको भी कंट्रोल में रखते ही हैं. ठीक है. With fragmented votes, parties also cannot rely on a single vote bank and have to accede to demands of various sections. The phenomena of non-political groups called pressure groups also reflects plural centers of power. According to pluralist thesis, political parties and pressure groups have made democracy a too representative of large complex societies. तो कह रहे हैं ये pluralist thesis से ही निकल कर आ रहा है कि political parties हैं बहुत सारी हैं, तो उनमें कंपटीशन भी होता है, एक तरह से रहता ही रहता है. और प्रेशर ग्रुप्स ने क्या किया है डेमोक्रेसी में, एक तरह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी लेकर के आ गए. वो प्रेशर डालते हैं ना कि हमारी मांगे पूरी की तो आपको जिताएंगे वरना नहीं. ठीक है. इस तरह से जो लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आजकल आप जो देखते हैं उसमें जो प्रेशर ग्रुप्स हैं एक तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए आपको दिखते हैं. Pluralists are however accused of ignoring the
नॉन डिसीजन एंड सेल्फ डिसीजन, सेफ डिसीजन मेकिंग। यानी इसको इस तरह से आप समझिए कि जो प्यूरलिस्ट हैं वो, उनके ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि जब ये बहुत सारे सेफ डिसीज़न करते हैं, मतलब इन एक तरह से सेफ प्ले करना, इसको इस तरह से देखिए, तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं ला पाते हैं, लेकिन इनका रहना ही अपने आप में थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली चेंजेस लाता है। ठीक है, देखिए जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं ना, तो एक तरह से ये क्रिटिसिज्म ही है। एलिट concede to only those demands which do not threaten their position and retain the power in those decisions which threaten their interest. ठीक है, they also ignore results and consequences as according to Westergaard and Ressler power is manifested in its consequences. तो कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, वेस्टरगार्ड और रेसलर के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मतलब इनके अकॉर्डिंग जो बात आ रही है निकल करके वो ये है कि पावर जो होता है वो जो जब मैनिफेस्ट होता है वो आपको रिजल्ट्स में आपको वो दिखता है ना, जैसे कोई आपने डिसीजन लिया फिर उसका कुछ रिजल्ट आता है। ठीक है, इस तरह से एज रॉबर्ट माइकल्स हाईलाइट्स, ये क्या हाईलाइट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल में अल्टीमेटली यूज पावर एंड एक्ट इन देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। और कई बार आप ये भी देखते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही कार्य कर रहे होते हैं और पब्लिक एट लार्ज के लिए उतना वो काम नहीं करते हैं या करते ही नहीं हैं कई बार। तो ये इनका मत है। तो आज हम इतना ही रख रहे हैं, कल से हम ब्यूरोक्रेसी को लेने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपने कम्युनिटी पावर थीसिस को जान लिया है, ये एक तरह की थ्योरी है, एलिट थ्योरी के ही अगेंस्ट में ये आती है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल दी बेस्ट।